मंगलवार की सुबह थी जब पुलिस ने बड़े बाबू यानी मयंक साहब के बंगले का मुख्य दरवाजा तोड़ा। भीतर का नजारा देखकर अनुभवी एसपी सिंह भी स्तब्ध रह गए। लिविंग रूम की शानदार फॉरेसी कालीन लाल रंग में रंगी हुई थी। उस पर अपनी ही पोशाक के कफ से बंधी रस्सी से गला घुटकर मयंक साहब का बेजान शरीर पड़ा था। कमरा साफ सुथरा था, कोई छीना झपट्टी का निशान नहीं। सामने की टेबल पर एक खाली शराब का गिलास और एक खत का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं जीना नहीं चाहता, मैं ही अपनी मौत का जिम्मेदार हूं। मयंक सब कुछ एकदम साफ सुथरे आत्महत्या के केस जैसा लग रहा था। मगर एसपी सिंह की नजर दरवाजे के पास फर्श पर पड़े एक छोटे से सुनहरे बटन पर अटक गई। वह बटन किसी महिला के सलवार कमीज या सूट का हो सकता था। उन्होंने चुपचाप उसे एक प्लास्टिक बैग में रख लिया। मृतक मयंक साहब 45 वर्ष, शहर के जाने माने बिल्डर और उद्योगपति थे। उनकी पत्नी का निधन 5 साल पहले कैंसर से हुआ था। परिवार में उनकी विधवा बड़ी भाभी मीरा देवी 42 और उनका लाडला देवर रोहन 25 जो अभी एमबीए करके लौटा था, साथ रहते थे। 2 नौकर चाकर भी थे। पुलिस ने घर के सदस्यों से पूछताछ शुरू की। मीरा देवी गहरे नीले रंग का सूट पहने, आंखें लाल किए, शोक में डूबी नजर आ रही थीं। कल रात वह बहुत परेशान लग रहे थे। उनकी आवाज कांप रही थी। बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान हुआ था शायद। मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अगर मैं साथ रहती। वह फफक कर रो पड़ी। रोहन, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी सूनी शांति थी, बोला, भैया हाल के दिनों में बहुत डिप्रेशन में थे। डॉक्टर से दवा भी चल रही थी, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह ऐसा कदम उठाएंगे। सब कुछ सही बैठ रहा था, मगर एसपी सिंह को कुछ गड़बड़ लगी। मयंक साहब के बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस रिकॉर्ड जांचे गए। हाल में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। उल्टे एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने से अच्छा मुनाफा होने वाला था। डॉक्टर ने भी पुष्टि की कि मयंक साधारण तनाव की दवा ले रहे थे, गंभीर डिप्रेशन की नहीं। तभी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मयंक के कंप्यूटर की हिस्ट्री जांच में पता चला कि उनकी मृत्यु से 2 दिन पहले उन्होंने विल मेकिंग और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के बारे में सर्च किया था। पुलिस ने उनके वकील से संपर्क किया। वकील ने बताया कि मयंक ने हाल ही में एक नई वसीयत बनवाई थी, जिसमें उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके देवर रोहन के नाम कर दिया गया था, बजाय पुरानी वसीयत के, जिसमें बहनोई और कुछ चैरिटी को भी हिस्सा मिलना था। यह बात संदेह पैदा करने वाली थी। फिर उस सुनहरे बटन का सुराग मिला। पुलिस ने घर के सदस्यों के कपड़ों की जांच की। मीरा देवी के कपड़ों में से एक नीले सूट के ठीक ऊपर वाले बटन का रंग और डिजाइन मेल खा रहा था, मगर वह टूटा हुआ नहीं था। मीरा ने कहा कि उस सूट का एक बटन कुछ दिन पहले टूट गया था और उन्होंने उसे बदल दिया था। पुराना बटन शायद कहीं गिर गया होगा, मगर एसपी सिंह ने रोहन पर नजर गड़ा दी। उसके व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी थी। गुप्तचरों से पता चला कि रोहन के मोबाइल में मीरा देवी के साथ बेहद अंतरंग और भावनात्मक चैट्स थीं, जो भाभी देवर के रिश्ते की सीमाओं से बहुत आगे की थीं। एक चैट में मीरा ने लिखा था, जल्दी ही सब कुछ हमारा होगा, बस थोड़ी और देर धैर्य रखो मेरे प्यार। पुलिस ने रोहन को दबोचा। लंबी पूछताछ के बाद उसके सब्र का बांध टूट गया। आंसू बहाते हुए उसने जो कहा वह एक डरावनी और शातिर साजिश का खुलासा था। यह सब उसकी योजना थी, मीरा की। रोहन ने हिचकियां लेते हुए कहा, वह मुझसे प्यार करने लगी थी। कहती थी कि उसने अपनी जवानी इस घर की सेवा में गंवा दी। अब वह चाहती है कि इस घर की सारी दौलत और प्यार दोनों उसके हों। मेरे भैया, वह सिर्फ एक रुकावट थे। उसने बताया कि मीरा ने ही मयंक को धीरे धीरे साइकोलॉजिकल तरीके से तोड़ा। उसकी दवा में कुछ मिलाकर उसे भ्रमित और कमजोर बनाया। आत्महत्या का नोट भी मीरा ने ही मयंक के हस्ताक्षरों की नकल करके लिखा था। और कल रात उसने मुझे बाहर भेज दिया। रोहन सिसक रहा था। जब मैं लौटा तो भैया वह पहले ही। और मीरा ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ हमारा है। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं कुछ बोला तो पुलिस को बता देगी कि मैंने झगड़े में भैया को मारा है।
मैं मारा गया, डर गया। पुलिस ने तुरंत मीरा देवी को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो उसने सबसे इनकार किया, मगर जब रोहन के बयान और चैट के सबूत सामने रखे गए तो उसका मास्क उतर गया। उसके चेहरे से शोक का नकाब हट गया और एक ठंडी निर्मम चमक आ गई। हाँ, उसने बिना किसी पछतावे के कहा, मैंने योजना बनाई, मैंने उसे मारा। सालों तक मैंने इस घर की सेवा की, एक विधवा की तरह जीवन गुजारा। और फिर रोहन आया, जवान, खूबसूरत। वह मुझे वह सब देता था जो मुझे कभी नहीं मिला, मगर मयंक बीच में थे। वह रोहन को अपनी संपत्ति का मालिक बनाकर उसे मुझसे दूर कर देते। मैंने सब कुछ पाने के लिए सब कुछ किया। खतरे में पड़ी विरासत, वर्जित प्यार की आग और एक विधवा की वह नजर जो सब कुछ हड़पना चाहती थी। इसने एक सफल इंसान की जान ले ली। मीरा देवी और रोहन दोनों को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। घर की शानदार दीवारों के भीतर प्यार, लालच और धोखे ने जो नाटक रचा, उसने न सिर्फ एक जान ली, बल्कि एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। गिरफ्तारी के बाद का माहौल पूरी तरह बदल गया था। मीरा देवी और रोहन अलग अलग जेलों में थे। पूरे शहर में इस मामले की चर्चा थी। एक संभ्रांत परिवार के भीतर की सड़ांध, विधवा भाभी का देवर पर अवैध प्रेम और उससे जुड़ी ठंडी दिमागी हत्या। मीरा ने शहर के सबसे महंगे और चालाक वकील अद्वैत सिन्हा को अपने केस के लिए नियुक्त किया। उनकी रणनीति साफ थी, रोहन को प्रमुख आरोपी बनाना और स्वयं को एक भावनात्मक रूप से शोषित अकेली विधवा के रूप में पेश करना, जिसे एक युवा जिम्मेदारीहीन देवर ने अपने चंगुल में लेकर गलत रास्ते पर डाल दिया। दूसरी ओर रोहन का परिवार अब उसके खिलाफ था। उसकी अपनी बहन ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। उसने एक सरकारी वकील से सहायता ली और मीरा के खिलाफ गवाह बनने का फैसला किया। कोर्ट में पहली पेशी। अद्वैत सिन्हा ने मीरा का पक्ष रखते हुए कहा, मेरी मुवक्किल एक दुखी विधवा है जिसने अपना सारा जीवन परिवार की सेवा में लगा दिया। रोहन, एक महत्वाकांक्षी युवक, ने उनकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाया। उसने उनके मन में जहर भरा कि मयंक उनके बीच रोड़ा है। मीरा देवी एक शिकार है, अपराधी नहीं। जब रोहन की बारी आई तो उसने सब कुछ स्वीकार किया, मगर मीरा की मुख्य भूमिका पर जोर दिया। मैं गलत था, मैंने भावनाओं में बहकर एक गलत रिश्ते को स्वीकार किया, लेकिन हत्या की योजना उसकी थी। उसने मुझे धमकाया, मुझे मानसिक रूप से नियंत्रित किया। वह मास्टरमाइंड है। फिर आया नया मोड़। पुलिस जांच आगे बढ़ी। मयंक के शरीर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार की दवा की उच्च मात्रा मिली, जो उसे कमजोर और भ्रमित करने के लिए दी गई थी। यह दवा रोहन के नाम पर एक ऑनलाइन फार्मेसी से खरीदी गई थी। यह सबूत रोहन के खिलाफ गया, मगर एएसपी सिंह को संदेह था। उनकी टीम ने उस ऑनलाइन अकाउंट को ट्रैक किया। पता चला कि वह अकाउंट मीरा के पर्सनल लैपटॉप से एक्सेस किया गया था, जिसका आईपी एड्रेस मैच कर रहा था। मीरा ने ही चालाकी से दवा रोहन के नाम से मंगवाई थी ताकि शक उस पर जाए। यह फैक्ट कोर्ट में पेश किया गया। मीरा का बचाव डगमगाया। आखिरी दलील। अद्वैत सिन्हा ने आखिरी कोशिश में मीरा के अतीत का सहारा लिया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि मीरा का विवाह कम उम्र में एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ था, फिर जल्दी विधवा हो गई। उसने पूरी जवानी इस घर की चारदीवारी में कैद रहकर गुजारी। रोहन आया तो उसने पहली बार प्यार और ध्यान देखा। यह एक मानसिक ब्रेकडाउन था, पूर्व योजनाबद्ध हत्या नहीं। मगर न्यायाधीश ने सबूतों को तवज्जो दी। फैसला सुनाया गया। मीरा देवी को हत्या और साजिश के लिए आजीवन कारावास की सजा, रोहन को हत्या में सहायता और सबूत छिपाने के लिए 10 वर्ष की सजा। कहानी का अंतिम दृश्य। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए मीरा ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक खालीपन था। रोहन सिर झुकाए चला गया। कुछ साल बाद मयंक की बहन ने उनकी संपत्ति को बेचकर एक ट्रस्ट बनाया जो महिला शिक्षा के लिए काम करता है। उस बंगले में अब कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में वहां से रोने की आवाजें आती हैं, शायद पछतावे की, या शायद एक अधूरे विकृत प्यार की गूंज। विधवा भाभी की वह नजर जो लाडले देवर पर टिकी थी, न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद कर गई, बल्कि एक पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी।
यह कहानी एक चेतावनी बन गई। कभी कभी सबसे करीबी दीवारों के पीछे सबसे गहरे अंधेरे छुपे होते हैं। रोहन की रिहाई हो गई थी। 10 साल की सजा काटकर वह बूढ़ा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की नमी मिट गई थी। वह एक खाली खोल की तरह था। उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। बहन ने एक बार मिलने आकर कहा था, तुम्हारे लिए अलग से एक छोटा फ्लैट और महीने का खर्चा भेजा जाएगा, लेकिन परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रोहन ने उस पैसे को ठुकरा दिया। वह शहर छोड़कर एक दूसरे शहर में चला गया, जहां उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी में चपरासी की नौकरी कर ली। वह शांत, अकेला रहता और किताबों के साथ अपना समय बिताता। उसने कभी शादी नहीं की। मीरा का नाम लेते ही उसकी सांसें तेज हो जाती और वह विषाद में डूब जाता। उसका अपराध बोध उसका साया बन गया था। मीरा देवी आजीवन कारावास भुगत रही थी। जेल के अंदर उसकी प्रारंभिक दृढ़ता और ठंडेपन ने धीरे धीरे जगह दी थी, एक गहरी उदासी और फिर एक तीखे पश्चाताप ने। उसे अपने की पर कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उस रास्ते पर अफसोस था जिसे उसने चुना था। एक दिन जेल में महिला कैदियों को सिलाई का काम सिखाने एक स्वयंसेवक आया। वह एक बूढ़ा शांत व्यक्ति था, जिसका बेटा एक डकैती में मारा गया था। उसने मीरा से पूछा, तुम क्यों यहां हो? मीरा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, बिना किसी बहाने के। बूढ़े व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा, हर रात सोने से पहले उस आदमी के चेहरे को याद करो जिसे तुमने मारा। उसकी आंखों में झांक कर देखो। फिर सुबह उठकर किसी एक छोटे से अच्छे काम के बारे में सोचो। धीरे धीरे मीरा ने ऐसा करना शुरू किया। मयंक का चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी चिंता, वह सब उसे सताने लगा। लेकिन उसने खुद को सजा देना बंद कर दिया। उसने जेल में पढ़ना शुरू किया, दूसरी कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया। वह जेल की लाइब्रेरियन बन गई। उसकी सजा आजीवन थी, लेकिन उसने अपने भीतर की कैद से खुद को आजाद करने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। एक अप्रत्याशित मुलाकात। रोहन की लाइब्रेरी को किताबों का एक दान मिला। दान देने वाला एक महिला सुधार गृह था। किताबों के एक बंडल में एक पुरानी डायरी थी। उसे देखते ही रोहन की सांस थम गई। डायरी के कवर पर छोटा सा एम लिखा था, मीरा। शायद जेल की किसी कार्यशाला में बनी हुई। हिचकिचाते हुए उसने डायरी खोली। पन्नों पर मीरा की लिखावट थी। यह उसकी व्यक्तिगत डायरी नहीं, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित था। उसमें लिखा था, आज फिर वह चेहरा आया। मैं उनकी आंखों में झांक नहीं पाती, लेकिन आज मैंने एक लड़की को अपना नाम लिखना सिखाया। उसकी खुशी में एक पल के लिए मेरा दर्द हल्का हुआ। शायद न्याय सिर्फ सजा नहीं, बल्कि अपने द्वारा फैलाए गए अंधेरे में से थोड़ी सी रोशनी बटोरना है। रोहन, अगर कभी तुम्हें यह मिले तो जान लेना कि मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। माफी मांगने का कोई अर्थ नहीं, बस तुम भी किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी बन जाना। यही हम दोनों के लिए शायद एकमात्र इंसाफ होगा। रोहन की आंखें भर आईं। उसने डायरी बंद कर दी। अगले दिन से उसने लाइब्रेरी में गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। अंतिम दृश्य, सालों बाद 2 अलग अलग शहरों में 2 टूटे हुए लोग अपनी अपनी सजा काट चुके थे। मीरा जेल में ही एक शिक्षिका के रूप में जी रही थी और रोहन एक छोटे से सामुदायिक पुस्तकालय का संचालक। एक दिन टीवी पर एक खबर आई। एक महिला कैदी द्वारा लिखित एक पुस्तक अपराध और प्रायश्चित को साहित्यिक पुरस्कार मिला था। लेखिका का नाम था मीरा, कैदी संख्या 045। पुस्तक की भूमिका में लिखा था, यह कहानी उस प्यार की नहीं है जो जुनून बना, बल्कि उस जुनून की है जो प्यार का भेष बनकर आया और सब कुछ नष्ट कर गया। रोहन ने टीवी बंद कर दिया। वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। आसमान में बादल छाए हुए थे। उसके चेहरे पर एक शांत, दुख भरी सी मुस्कान थी। दोनों ने अपना अपना इंसाफ पा लिया था, न कोर्ट का, न कानून का, बल्कि अपने भीतर के खालीपन को थोड़ा भरने का, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छाई लौटाने का। और इस तरह विधवा भाभी की वह नजर, जो कभी लाडले देवर पर टिकी थी, अंततः खुद अपने अंधेरे को रोशन करने के लिए मजबूर हो गई।